हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव। फिजिकल केमिस्ट्री में जो 12th का 5 चैप्टर आपका दिया गया है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इस पांचों का पार्ट 2 में हम काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं पांचों का आज क्वेश्चन। तो फिजिकल केमिस्ट्री सेट 2 है, इसके सेट 1 का प्रैक्टिस हो चुका है आज क्वेश्चन का, सेट 2 हम लोग देख लेना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या 3 होता है। कौन कौन? एससी, बीसीसी और एफसीसी। एससी, बीसीसी और एफसीसी। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या होती है आपका 3, जिसमें आपको क्लास में प्रूव भी किया था। एससी का रैंक कितना होता है? एससी का रैंक 1, बीसीसी का रैंक 2, एफसीसी का रैंक 3। सबका संकुलन क्षमता, त्रिज्या सब कुछ प्रूव किया गया सर सॉलिड में। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या होती है 3। अगला, एक अष्टफलकीय रिक्तियां लिखित में कितने गोले द्वारा किया जाता है? देखिए, आपको हम रिक्तियां पढ़ाए थे, अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां। जितना परमाणु होता है उतना अष्टफलकीय रिक्तियां होता है, उसका दुगुना क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो अष्टफलकीय रिक्तियां 6 परमाणु से घिरा होता है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 परमाणु से घिरा होता है। अष्टफलकीय रिक्तियां 6 परमाणु से घिरा होता है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 परमाणु से घिरा होता है। अगला देखिए, रबा में जब रबा में हो गया क्रिस्टल, रबा में क्या हो गया? क्रिस्टल। रबा का मतलब हो गया क्रिस्टल। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो कौन सा दोष? तो आपको पढ़ाया गया था धातु आधिक्य दोष, याद कीजिए, धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष में क्या पढ़ाया गया था? एफ सेंटर का निर्माण हुआ था, जहाँ ऋणायन 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 की जगह पे इलेक्ट्रॉन आकर फंस जाते थे। इस तरह था, देखिए, धनायन था, ऋणायन था, तो ऋणायन की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया था। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था? बाहर। आज के क्लोरीन, नमक क्रिस्टल, जो नमक के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता था तो धातु आधिक्य दोष का निर्माण होता था, और जहां से ऋणायन बाहर आता था वहां आकर इलेक्ट्रॉन आपका बैठ जाता था। इसी को एफ केंद्र कहते थे। क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते तो कौन सा दोष होता है? एफ सेंट। एफ केंद्र, एफ सेंटर बोलिए, एफ केंद्र बोलिए, जो एक जर्मन शब्द फार्बे जेनेटर से बना था। फार्बे जेनेटर, इसका अर्थ क्या था? रंगीन। अगला देखिए क्या था, धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज एससीपी। तो एससीपी का उप सहसंयोजन संख्या होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर जो बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या। तो एससीपी का पूछा जाएगा, उप सहसंयोजन संख्या 12 होता है, 12 परमाणु शिला होता है, लेकिन प्रति एकक कोष्ठिका में 6 परमाणु होते हैं। एससीपी का उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? तो उप सहसंयोजन संख्या होता है 12, लेकिन प्रति एकक कोष्ठिका में 6 परमाणु। प्रति एकक कोष्ठिका में प्रति कोष्ठक में 6 परमाणु होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या को हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। इंग्लिश लिख दिया है उप सहसंयोजन संख्या। तो एससीपी का उप सहसंयोजन संख्या हो गया 12, और पूछता एससीपी के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या, तब बोलते हैं हम लोग 6। अगला देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्र के, तो मूल क्रिस्टल तंत्र आपके होते हैं 7। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं आपके? होते हैं 7। कौन कौन से थे आपके? याद कीजिए, घनाकार था, तीन समतास था, षष्टकोणीय था, विषम लंबास था, त्रिनतास था, एकनतास था। इस प्रकार 7 मूल क्रिस्टल तंत्र आपके थे। अगला देखिए, लिखित कौन बेर आवाधार ठोस है? बेर आवाधार ठोस कहने का मतलब हुआ ओ क्रिस्टलीय। ओ क्रिस्टलीय, इनमें से कौन ओ क्रिस्टलीय ठोस है? अगर ऐसा लिखा रवादार, तो रवादार हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं? रवादार। अब बेरवाद क्या बोलते हैं? ओ क्रिस्टलीय। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलीय ठोस है, जो को नेटवर्क ठोस का एग्जाम्पल था। सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या था? नेटवर्क ठोस था,
जो क्रिस्टलीय था। क्रोम एलन, क्रोम एलन जो है क्रिस्टलीय ठोस से बेरवादार है। क्वार्टज ग्लास आपका बेरवादार ठोस होता है, क्वार्टज ग्लास। प्लास्टिक, रबड़, कांच ये आपका बेरवादार होता है, इसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। प्लास्टिक, रबड़ और कांच ये है बेरवादार ठोस, इसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं था। शॉटकी दोष के कारण ठोस, तो शॉटकी दोष में क्या होता है, बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। शॉटकी दोष में, शॉटकी दोष में क्या होता है, बराबर संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो गए तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व तो घट जाएगा। जबकि फ्रैंकल दोष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें धनायन अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं फ्रैंकल दोष में। लेकिन शॉटकी दोष में क्या होता है, पदार्थ घनत्व में कमी आ जाता है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा दोनों आपका था नेटवर्क ठोस, लेकिन आपका हीरा था कुचालक, कुचालक था। विद्युत का, विद्युत और उष्मा का क्या था, वो चालक था। लेकिन ग्रेफाइट था चालक सर, क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन था उसका चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र था। लेकिन कार्बन का भी ग्रेफाइट में कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र था जो उष्मा का चालन कर रहा था। लेकिन हीरा में सभी इलेक्ट्रॉन क्या थे, बंधे थे। इसी कारण हीरा का संकरण होता है sp3, और ग्रेफाइट का क्या होता है sp2 संकरण। हीरा का sp3 जो कुचालक है, ये दोनों क्या है, नेटवर्क ठोस ही है। दोनों क्या था, नेटवर्क ठोस। हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, नेटवर्क ठोस, जो सात संयोजी ठोस भी हम लोग बोलते थे। तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ग्रेफाइट अच्छा चालक है क्यों, तो बोले ग्रेफाइट में कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है जो उष्मा का प्रवाह करता है। क्योंकि हीरा में कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जो उष्मा विद्युत क्या है, कुचालक है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो आपको बताया गया हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, याद कीजिए। हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती, जहां आई था वांट ऑफ गुणांक, आई क्या था, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक, एम क्या था, मोललता, मोललता। केएफ क्या था, हिमांक अवनमन स्थिरांक, केएफ क्या था, हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। किसका हिमांक, जिसका आई ज्यादा होगा, जिसका आई, देखिए पोटेशियम सल्फेट का आई कितना होगा, 3, ये टूटेगा 2 पोटेशियम आयन में, 1 सल्फेट आयन में। नमक का आई होगा 2, 1 सोडियम आयन, 1 क्लोरीन आयन, जितना आयन में टूटेगा उतना उसका वांट ऑफ गुणांक होता है। तो नमक क्या देगा, Na+, चलो मैं 2 आयन देगा तो आई हो गया 2। यूरिया और ग्लूकोज आयन में नहीं टूटता है, यूरिया ग्लूकोज आयन में इसका आई होता है 1 1, दोनों का आई कितना होता है 1 1, इसका आई 1, इसका आई कितना होगा 1। तो हिमांक का अवनमन अधिकतम किसका होगा, K2SO4, 2 पोटेशियम आयन, 1 सल्फेट आयन। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है, घनत्व है, द्रव्यमान, 4 प्रकार का अनुसंग गुणधर्म था, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और प्राशन दाब, ये 4 आपका अनुसंग गुणधर्म थे। तो क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पे आपका क्या है, अनुसंग गुणधर्म। और अनुसंग गुणधर्म का परिभाषा था क्या, विलयन का वैसा गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि कणों की प्रकृति पर। अगला, वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को बोलता है। देखिए वैसा घोल, इसका नाम था स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। वैसा द्विघटकीय मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता हो, वो क्या था, स्थिर क्वाथी मिश्रण। जो हम लोग पढ़े थे एथेनॉल और जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण था। हम लोग पढ़े थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। वैसा विलयन जो राउट के नियम का पालन कर रहा है, आदर्श विलयन में इंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन क्या था, 0 था। एक था अनादर्श विलयन जिसमें 2 तरह का था, ऋणात्मक मिश्रण या तो धनात्मक मिश्रण। राउट के नियम से ज्यादा होगा धनात्मक, राउट के नियम से कम होगा तो ऋणात्मक मिश्रण। उसी हम लोग पढ़े थे, एगो आया था स्थिर क्वाथी मिश्रण, वैसा द्विघटकीय मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता था। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं, जल्दी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है।
नॉर्मलता, मोललता, मोलरता और फॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है? समतुल्य की संख्या बटे बिलियन का लीटर में। मोललता विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में। मोलरता विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसमें आपका फॉर्मल देखिए, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता ये आपका ताप पर निर्भर करता है, ताप द्वारा प्रभावित है, ताप द्वारा प्रभावित है तीनों, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता। लेकिन मोललता, मोललता और मोल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं वान-टॉप गुणांक, कैल्शियम नाइट्राइड का वान-टॉप गुणांक क्या होगा? वान-टॉप गुणांक, तो वान-टॉप गुणांक क्या था? वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। वियोजन तो कैल्शियम नाइट्राइड से कैल्शियम 2 प्लस और 2 को नाइट्रेट आयन है तो 2NO3, तो आई कितना हो गया? एक कैल्शियम आयन, 2 नाइट्रेट, 2 1 3 नाइट्रेट आयन हो गया है। इसका कैल्शियम नाइट्राइड का वान-टॉप गुणांक कितना हो गया? 3। अगला देखिए, इनमें से कौन जलीय घोल का हिमांक बिंदु निम्न? देखिए हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। मोल हिमांक का देखिए, हिमांक बिंदु पूछा है। देखिए TF माइनस T नॉट F माइनस TF, ये है हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु ये हिमांक के अवनमन का उल्टा होता है। हिमांक बिंदु जिसका आई ज्यादा होगा उसका हिमांक का अवनमन भी ज्यादा होगा, लेकिन हिमांक बिंदु उसका कम होगा। जिसका आई ज्यादा होगा उसका हिमांक का अवनमन भी ज्यादा होगा, लेकिन हिमांक बिंदु क्या होगा? कम होगा। किसका घोल का हिमांक बिंदु कम है? तो हिमांक बिंदु कम, आई ज्यादा होगा। आई देखिए किससे ज्यादा है सर? मैग्नीशियम आयोडाइड 2 1 3 मोल में टूटेगा, और यहाँ से गुना भी करना होगा सर। आगे सांद्रता अलग, सांद्रता भी अलग, आगे क्या है? अलग अलग है। देखिए आई ज्यादा होगा, आई देखिए ज्यादा होगा, दो नमक का है 0.01 ज्यादा लगता है इसे, इसमें गुना कीजिए 0.01 गुना 2, नमक 2 आयन देगा। सोडियम और क्लोरीन कितना हो गया? 0.02 इसका आई। इसका आई तो बहुत छोटा लग रहा था, 0.005 है, तो बहुत कम आएगा। अब देखिए इसका आई 2 होगा, सोडियम ऑक्साइड, इसका भी बहुत कम होगा सर। ये भी 0.05, सबसे अधिक आई इसी का होगा, नमक का ही आई। इसका हिमांक, इसका आई ज्यादा होगा तो हिमांक बिंदु क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हिमांक बिंदु हिमांक के अवनमन का उल्टा होता है। हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक बिंदु क्या था? टिनोड शुद्ध विलायक के हिमांक माइनस विलयन का हिमांक बिंदु। तो विलयन का हिमांक बिंदु ज्यादा होगा जब आई कम होगा, जब आई ज्यादा होगा तो हिमांक बिंदु कम। तो हिमांक बिंदु इसका कम होगा, इसका आई क्या होगा? ज्यादा होगा। और आगे देखिए सांद्रता सबका अलग दिया है, तो आई से आगे से गुणा करके चेक कर लीजिएगा किसका ज्यादा आ रहा है। इसका आई है 2, तो 0.02 आएगा। इसका आई 2 1 3 0.015 पंतिया 15, तो 0.015 ही आएगा। देखिए बहुत छोटा हो गया, 0.015 ही आएगा, तो 2 से कम ही है। तो हिमांक बिंदु कम उसी का होगा जिसका आई ज्यादा होगा। तो आगे के संख्या से भी गुणा करके चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमांक बिंदु वान-टॉप गुणांक क्या होगा? देखिए 0.1 मोल बेरियम नाइट्राइट है, तो कितना कैसे टूटेगा? बेरियम आयन में प्लस 2 मोल नाइट्रेट आयन में, तो 0.1 मोल था। वान-टॉप गुणांक दिया हुआ आई 0, तो विघटन दर क्या होगा? मान लो कि इसमें क्या मोल था? कितना? 0.1 मोल था। इसमें ये 0 था। मान लो x मोल अभिक्रिया में भाग लिया तो x 2x बनेगा, तब बचा कितना? ये 0.1 माइनस x बचा कुछ समय के बाद, ये x ये 2x। और I क्या होता है? वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या, तो 2x प्लस x प्लस 0.1 माइनस x, तो x तो कट गया। वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या वियोजन के पूर्व क्या था? 0.1 मोल। तो मान लिया आपके पास 10 रुपया है,
5x समान खा गया, बचा क्या 10 माइनस 5 तो 0.1x बचा का x, तो अभिक्रिया में भाग लिया x, ये हो गया 2x का 2 गुना बचा है। तो I क्या होता है, वियोजन टूटने के बाद कितना मोल बचा, 0.1 माइनस x प्लस 2x, x तो कट जाएगा, बचा कितना 0 बढ़ेगा 0.1 प्लस 2x बटे 0.1 और I का मान दिया है 2.74। इस तरह x का मान ये परसेंटेज में आप निकालिएगा यहाँ से, लगभग 87% ये आता है, 87%। 1 to गुना वियोजन के पश्चात मोल, टूटने के बाद कितना मोल बचा है और टूटने के पहले कितना मोल था, तो 0.1 मोल पहले था, उसमें उत्पाद क्या था 0 0, अभी अभिक्रिया नया स्टार्ट हुआ है। मान लो कि x मोल अभिक्रिया में भाग लिया, x मोल, तो इधर क्या बनेगा x, ये क्या बनेगा 2x, ये दुगुना है 2x। अब अभिक्रिया में जब भाग ले लिया तो बचा क्या था, तो 0.1 माइनस x, ये बचा x, ये बचा 2x, तो कुल मूल कितना हो गया, जोड़ दिए सबको, तो x कट जाएगा, बचेगा 0.1 प्लस 2x, 0.1 प्लस 2x। तो I क्या होता है, वियोजन के पश्चात टूटने के बाद कितना मोल है, 0.1 प्लस 2x, बड़े टूटने के पहले क्या था 0.1 मोल, तो x का मान आएगा 87%, परसेंट बदल दीजिएगा। अगला देखिए, यूरिया का 0.16% जलीय विलेय किसके संप्राशित, यूरिया NH2 CONH2, इसका सांद्रता है 0.6%। आपको पता है यूरिया का आई होता है 1, आई कितना होता है 1, आई होता है इसका 1, क्योंकि यूरिया है जो आपका आयन में नहीं टूटता है, यूरिया आपका आयन में नहीं टूटता है। तो देखिए 0.6 किसका होगा, देखिए ग्लूकोज का, ग्लूकोज भी आपका आयन में नहीं टूटता है, संप्राश्री है, तो 0.6% ग्लूकोज का संप्राश्री होगा, तो दोनों का आई एक ही होगा। 0.1 पोटेशियम क्लोराइड नहीं, क्या पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड का आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका 2, सोडियम क्लोराइड का आई हो जाएगा 2, ग्लूकोज का देखिए, ग्लूकोज का आई होगा 1 जितना होगा यूरिया का, लेकिन 0.6%, ये भी क्या 0.6% होना चाहिए, सेम दोनों का है। मोललता प्रदर्शित होती है, तो मोललता छोटी है, मोललता होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, तो 1 केजी, देखिए तो मोललता हो जाएगा विलय का मोल बटे विलय का भार केजी में, मोल प्रति केजी, मोल प्रति ग्राम, डी नंबर मोललता। अगर था मोलरता बड़ी एम, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता। जल्दी फास्ट, आदर्श घोल बनता है जब इसके अवयव, जल्दी फास्ट जल्दी कमेंट, ये आदर्श घोल बनता है तो इनके अवयव क्या हो, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो देखिए आदर्श विलयन बनने पर क्या होता है, आपको ही बता दें, आयतन परिवर्तन, आदर्श विलयन वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, और आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन और इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन और इंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श विलयन है क्या, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो राउल्ट का नियम क्या था, आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, आंशिक दाब। फिर हेनरी का नियम भी था, दोनों पढ़े थे कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में क्या अंतर था, तो राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में मुख्य अंतर था समानुपाती स्थिरांक का, राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में समानुपाती स्थिरांक का अंतर था। देखिए अब, तो आयतन परिवर्तन इंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, 0। तो मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मिश्रित इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही बात है। आयतन में दोनों सर, मिश्रित करने पर आयतन इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन परिवर्तन और इंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0, नो चेंज। आदर्श विलयन में अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु, देखिए सर यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ अलग करके दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसमें आपका अंडा रखा हुआ था, इग जल का मात्रा, अब इसको इसमें डाल दिया नमक के विलयन में। अब देखिए नमक क्या कहता है, प्राशन दाब को बढ़ा देता है, नमक क्या करेगा, प्राशन दाब को जब बढ़ा देगा अंडा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। नमक में जब डालना अंडा क्या होगा, सिकुड़, अंडा फूल जाएगा, अंडा सिकुड़ जाता है सर, क्योंकि नमक का काम है या प्राशन दाब को बढ़ा देता हुआ। गांव देहात में भी आप देखते हो कि
गांव में भैंस होता है जो तालाब में नहाता है, उस भैंस में एक जोक होता है, लीच। उस जोक पे यदि आप नमक डाल दिएगा, जोक का बेचारा मर जाता है। तो वो प्राशन दाब को बढ़ा देगा और सारा पानी बॉडी से बाहर खींच लेता है, वो नमक। तो अचार में देखे होंगे कि अचार में कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसके पीछे कारण क्या है? अचार में जो भी कीड़ा मकोड़ा आता है उसमें नमक है। नमक क्या करता है? कीड़ा मकोड़ा को मार देता है, उसे सारा पानी को वापस खींच लेता है। प्राशन नमक क्या करता है? प्राशन दाब को बढ़ाता है। इवन आपको समुद्र में देखिए अथाह पानी है, यदि आपको समुद्र में फेंक देते प्यास से मर जाओगे, क्योंकि सर समुद्र में नमक का पानी है। उस पानी को जो आप पीते हैं तो आपकी बॉडी से जितना पानी को इनहेल नहीं कीजिएगा, बॉडी में नहीं लीजिएगा, उतना पानी आपका बाहर निकल जाएगा। तो नमक प्राशन दाब को बढ़ा देता है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट रहे, जो ब्लड प्रेशर हाई है, जल्दी गुस्सा आता है, उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं? नमक कम खाइए। वास्तव में सर नमक खाना भी कम चाहिए हर पर्सन को। अगर चाहते हैं लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक जिंदा रहे, तो नमक का मात्रा को भोजन में कम कर दीजिए। अंडा क्या हुआ? सिकुड़ जाएगा। अगला हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक प्रकार का ईंधन सेल है जो आपका रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसा सेल? इस प्रकार का ईंधन सेल है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड का मान दिया गया है। देखिए तो मानक इलेक्ट्रोड का मान क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। तो निकाल लीजिएगा कैथोड का विभव माइनस एनोड। तो चांदी और टीन में ज्यादा क्रियाशील कौन है? टीन है ज्यादा क्रियाशील। टीन क्या है? ज्यादा क्रियाशील। तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसको बनाते हैं एनोड, उसको बनाते हैं एनोड। और जो कम क्रियाशील होता है उसको बनाते हैं कैथोड। क्या कीजिए? कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, तो दोनों के विभव को घटा लीजिए जल्दी फास्ट। मानक इलेक्ट्रोड कैसे निकालेंगे? किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। कैथोड किसे लाएंगे? जो धातु कम क्रियाशील होगा। एनोड जिसे जो ज्यादा क्रियाशील होगा। और आपको क्रियाशीलता से का ट्रिक भी बता दिए हैं। लीना के बाबा सड़क का नाक, मगर आलोक ची, फेविकोल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। इसका वीडियो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा क्रियाशीलता श्रेणी का। तो खुद से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए या आपके ऊपर हम छोड़ दिए हैं। लिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है कैथोड माइनस एनोड। जल्दी फास्ट, ये आपके लिए। जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कैथोड, इतना हेल्प कर दिए। कैथोड माइनस एनोड, माइनस इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। अब देखिए दोनों का क्या हो रहा है सर? देखिए दोनों का ऑक्सीजन अपकरण ही हो रहा है। जल्दी फास्ट देखिए यहाँ क्या दिया है। यहाँ अमोनिया का निर्माण हो रहा है सर। तो अमोनिया का निर्माण में दिया है प्लस क्यू, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसा है अभिक्रिया? उष्मा शोषी। क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया में एंथैल्पी का मान होता है धनात्मक। उष्मा शोषी, ठंडा का मौसम क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया भी बढ़ता है। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी का मान होता है ऋणात्मक। उष्मा क्षेपी में, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में एंथैल्पी मान क्या होता है? ऋणात्मक। इसमें ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया घटेगा, ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहाँ अभिक्रिया दिया है उष्मा शोषित, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया बढ़ेगा। अभिक्रिया अमोनिया का उत्पादन बढ़ा देता है, अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, अमोनिया के उत्पादन को प्रभाव। तो अमोनिया का उत्पाद क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि अभिक्रिया क्या? उष्मा शोषी है। अगला dx बटे dt KH पावर n है जब pH मान 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर क्या हुआ? तो आपको पता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। ऊपर घातांक क्या होता है? कोटि। अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए अब जब pH मान 2 से 1 हो गया तो अभिक्रिया का दर 100 गुना हो गया। pH मान 2 से 1 हो गया सर। pH मान 2 से 1 का मतलब हुआ कि सांद्रता हो गया -2 से -1। क्योंकि pH मान दिया हो तो आप हाइड्रोजन आयन का सांद्रता निकाल सकते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बराबर होता है 10 पर पावर माइनस pH। हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बराबर क्या होता है? 10 पर पावर माइनस pH। और अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक क्या है? हाइड्रोजन आयन। अभिक्रिया का वेग 100 गुना हो जाता है। कोटि क्या? देखिए
पहले सांद्रता क्या था 10⁻²। मान लो अभिक्रिया का वेग x था, सांद्रता कितना था 10⁻⁻² था हाइड्रोजन आयन, पीएच मान 2 था। अब कह रहा है क्या पीएच मान 2 से 1 हो गया था, सांद्रता कितना 10⁻1 हो गया होगा, और अभिक्रिया का वेग बोला 100 गुना हो गया। ऐसे कर सकते हैं, जब पीएच मान 2 था पीएच मान 2 ने क्या हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या था 10⁻2 था। अगर आपको पीएच मान दिया है और हाइड्रोजन आयन निकालना है तो हाइड्रोजन आयन बराबर क्या होता है 10⁻⁻पीएच। अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रता के समानुपाती होता है, कोटि के ऊपर x मान लिया। अब देखिए करा कि पीएच मान जब 2 से 1 हो गया, पीएच मान 2 से 1 हो गया यानी सांद्रता -2 से -1 हो गया, बढ़ गया, तो वेग क्या हो गया 100 गुना हो गया। मान लो पहले x था, अब 100x हो गया, ये तो कट गया सर, ये भी कट गया, क्या बच गया 1/100 बराबर इधर कितना बच गया -2 के ऊपर भेज दो, -10⁻⁻1 पर पावर x हो गया -2 तो भाग दिए, तो या इसको लिखते हैं 1/100 बराबर 1/10 पर पावर x। आप बताइए x का मान क्या हो कि दोनों बराबर था, x का मान 2, x बराबर क्या होना चाहिए 2, x का मान तुम 2 रख दोगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर 100, कोटि आ गया इसका 100। जल्दी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सर। यहाँ हाइड्रोजन आयन ने दिया है, पीएच मान दे दिया कि 2 से 1 हो गया पीएच मान, तो पीएच मान दे दिया तो घबरा नहीं है सर, आप हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन आयन बराबर क्या होता है 10⁻⁻पीएच, 10⁻⁻पीएच, तो -2 से -1 का पीएच मान 2 से वो 1 हुआ, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या होगा -2 से -1। अगला, किसी अभिक्रिया के लिए अर्धायु इतना दिया हुआ है तो कोटि क्या हुआ था आपको पता है सर, मतलब अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। अर्धायु का ट्रिक क्या था, अर्धायु बराबर 1/a पर पावर n-1 a। इसमें देखिए कहीं पे भी सांद्रता का जिक्र नहीं है। अब कोटि n का मान 1 हो तो 1 में गया 0, 1 - a पर पावर 1-1 यानी क्या अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब क्या k पर। आप प्रथम कोटि के लिए होता भी है अर्धायु क्या होता है 0.693/k, तो ये आपका है प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ट्रिक से भी लिख सकते हैं, ट्रिक के द्वारा अर्धायु बराबर 1/a पर पावर n-1, a हो गया सांद्रता, n हो गया कोटि, n का मान 1 में गया 0, तो किसी पावर 0 मतलब क्या होता है 1, अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब प्रथम कोटि देखिए अर्धायु क्या था 0.693/k, यानी प्रथम कोटि का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, के दिया हुआ था यानी सांद्रता को मतलब नहीं है। गति समीकरण देखिए, वेग समीकरण दिया हुआ है तो कोटि क्या, तो कोटि सिंपल होता है, कोटि क्या होता है सांद्रता के घातांक का योग, इसका घातांक कितना 3/2, इसका घातांक क्या है 1/2, तो कोटि क्या था वेग नियम में सांद्रता के घातांक का योग कोटि होता है 3x 4, कोटि आ गया इसका 2, घातांक को जोड़ दिए कोटि निकल गया, कोटि हो गया इसका 2, अभिक्रिया कोटि कितना हो गया 2। अगला देखिए 2a + b 3c अभिकर्मक दिया हुआ उत्पाद दिया हुआ, कौन सा अभिक्रिया के वेग को व्यक्त नहीं करता है, तो आपको पता है। देखिए कौन अभिक्रिया का वेग, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है सर, 3c+, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। a का वेग क्या होगा, तो a के सांद्रता में परिवर्तन, a के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। लेकिन हाँ a और b अभिकर्मक है, a और b क्या है अभिकर्मक है, तो अभिकर्मक का आगे क्या रह जाएगा माइनस, तो अभिकर्मक समय से घटता है उत्पाद समय से बढ़ता है, आगे जो गुणांक रहेगा वो क्या आ जाएगा भागा में। ए का वेग, बी का वेग क्या होगा, बी भी तो अभिकर्मक है, तो माइनस बी के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, बी के सांद्रता परिवर्तन बटे समय, बी का वेग हो गया। कहेगा सी का वेग क्या होगा, तो C के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, लेकिन C आपका उत्पाद है, उत्पाद समय से बढ़ता है, आगे क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आगे गुणांक है 3, तो 1/3। और फिर D का वेग क्या होगा, तो D के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, आगे क्या रहेगा प्लस,
क्योंकि अभिकर्मक समय से घटता है, उत्पाद समय से बढ़ता है। या अभिकर्मक का वेग ऋणात्मक होता है, उत्पाद का वेग धनात्मक होता है। उत्पाद समय से बढ़ेगा, अभिकर्मक समय से घटता है। कोई भी रिएक्शन हो, अभिकर्मक समय से घटता है, उत्पाद समय से बढ़ता है। तो सांद्रता क्या, वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। और आगे जो गुणांक रहेगा वो आ जाएगा भागा में। गुणांक क्या आ जाएगा, भागा में। अभिकर्मक में माइनस, उत्पाद में प्लस, और गुणांक लगा हुआ तो क्या आ जाएगा, भागा में। देखिए ऑप्शन, कौन सा विक्रिया वेग को व्यक्त नहीं, तो ए का वेग, तो ए का वेग तो सही है। ए के सांद्रता परिवर्तन बटे समय, ये तो सही है। आगे दो था, दो आ गया भागा में। बी का वेग, तो बी का वेग देखिए वेग सही है, बी के सांद्रता परिवर्तन बटे समय, ये भी सही है। सी का वेग देखिए, सी के सांद्रता परिवर्तन बटे समय, ये भी सही है। सी क्या है, उत्पाद है, उत्पाद आगे क्या रहेगा प्लस, आगे 3 था, क्या है 1/3। डी का देखिए, डी में दे दिया है माइनस, लेकिन हाँ सही था क्या, इस पे प्लस, सही क्या होगा, प्लस डी बटे डेल्टा टी। उत्पाद, डी तो उत्पाद ना है, तो उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन बटे समय आगे क्या होगा प्लस, उत्पाद समय से बढ़ता, तो ये आपका गलत दिया, बाकी सब सही है सर। में से कौन व्यक्त नहीं, तो डी व्यक्त नहीं कर रहा है। यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी अर्धायु भी दुगनी होती है, समझिएगा। किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी कर दिया है तो उसकी अर्धायु भी दुगनी हो गया, मतलब कि अर्धायु, अर्धायु सांद्रता के समानुपाती है सर। प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया है तो उसका अर्धायु भी दुगना हो गया। किस कोटि के लिए, याद कीजिए, अर्धायु का ट्रिक क्या था, अर्धायु बराबर 1/a पर पावर n-1। तो समानुपाती का होगा जब n का मान कितना हो, 1 की 2, n का मान जब 0 हो, n का मान जब 0 हो जाएगा, जानते क्या हो जाएगा, अर्धायु बराबर 1/a पर पावर 0-1, मतलब क्या, 1 इनवर्स, मतलब ऊपर चला गया a। अर्धायु सांद्रता के समानुपाती होता है शून्य कोटि के लिए, किस कोटि के लिए, शून्य कोटि। देखिए सांद्रता को दुगना किया, अर्धायु भी दुगना हो गया, मतलब दोनों क्या है, समानुपाती है। तो अर्धायु, शून्य कोटि का अर्धायु सांद्रता के समानुपाती होता है, लेकिन प्रथम कोटि का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि n का मान 1 रखो, 1 में गया 0, कोटि 0। प्रथम कोटि का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शून्य कोटि का क्या होता है, समानुपाती होता है। शून्य कोटि का अर्धायु सांद्रता के समानुपाती होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटे में क्षय करता है तो पदार्थ की अर्धायु क्या हुआ। देखिए सर, 63/64वां भाग खत्म हो चुका 30 घंटा में, तो आपको पता है क्या होता है, प्रथम कोटि का अर्धायु t बराबर 2.303 बटे लॉग के, 2.303 के लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक मान लो 1 था, मान लो 1 था, x या कुछ मान लो, अंतिम का 63/64 भाग खत्म हो गया, यानी 1 में 63/64 भाग खत्म हो गया, बचा कितना होगा, बचा नहीं कितना होगा, हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे के लॉग 64 में 63 गया, 1 ऊपर 64, 64। तो लॉग 64 का मान से निकालिएगा, पता है आपको, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से के निकल जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी समय लॉग 64 को हम लिखते हैं 4 पर पावर 3 लिख देंगे, 4 पर पावर 3, तो 3 log 4 हो जाएगा, 3 log 4। और समय दिया 30 घंटा। देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए बनाते रुक जाइए, समय 30 घंटा, के बराबर क्या हो गया 2.303, समय है 30 घंटा, तो ये 3 log 4 क्या हो गया, 3 log 4, 3 log 4 का लोग पावर लोग आगे गुना आ जाएगा, तो ये हो गया 10 तिया 30, तो 2.303 बटे 10, और लोग 4 का मान 0.602, इतना के का मान आ गया। लेकिन पूछा आपसे अर्धायु, तो अर्धायु क्या होता है 0.693 बटे के का मान कितना आया था 2.303 गुना 0.602 बटे 10, 10 तो चला गया ऊपर सर, लगभग क्या ठीक गया, 10 बटे 2.303,
लगभग 5 घंटा से, लगभग 5 आवर्स इसका आंसर आएगा। तो चेक कर लीजिए मिलाकर, अर्धायु 30 घंटा है, कोटि। जल्दी फर्स्ट अगला, प्रथम किसी अभिक्रिया के लिए प्रतिफल देखिए अर्धायु, फिर सिंपल अर्धायु का ट्रिक क्या होता है, अर्धायु बराबर 1/a पर पावर n-1, ये आपका अर्धायु का ट्रिक है। आपका सांद्रता जो है उसका क्यूब हो गया, तो n का मान कितना हुआ, n का मान कितना रखोगे, n का मान 4, 4 में 1 गया 3, 1/a क्यूब, तो n का मान कितना हो गया 4, n-1। जल्दी अगला, तो सेम तो ही क्वेश्चन फिर एक बार आ चुका है, सच को प्रथम कोटि का अर्धायु सुनाइएगा, के बराबर क्या कीजिएगा 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक कुछ भी मान लीजिएगा, और अंतिम सांद्रता क्या है, प्रारंभिक उतना घटा दीजिए, प्रारंभिक मान लो कि x मान लिए, तो अंतिम क्या हो गया x माइनस 63/64x, ऐसे मान सकते हैं। इतना खत्म हो चुका है प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम। अर्धायु क्या होता है, अर्धायु बराबर होता है 0.693/k, ये लगभग आपका इतना ही आएगा। ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है सर, दो रिपीट हो रहा बार बार। भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना उष्मा उत्सर्जित होती है, जल्दी फास्ट सर, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, जल्दी फास्ट कमेंट बताइए, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना उष्मा उत्सर्जित होती है, जल्दी फास्ट। देखिए भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, तो भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा खत्म होता है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल भौतिक में, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक में ये आपका खत्म होता है, रासायनिक अधिशोषण में लगभग 30 से 200 किलो जूल प्रति मोल। याद कीजिए आपको पढ़ाया गया पृष्ठ रसायन में भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण होता है वंडरवाल बल के कारण, जबकि रासायनिक अधिशोषण होता है रासायनिक बंधन के कारण। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जो अपने अवस्था में वापस आ सकता है, लेकिन रासायनिक क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक अधिशोषण में इंथैल्पी का मान कम होता है, कम ऊष्मा खपत होता है, रासायनिक में अधिशोषण में ज्यादा ऊष्मा खपत होता है। भौतिक अधिशोषण एक से अनेक परत में होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक ही परत में होता है। जल्दी, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव पाया था आपका कोलाइड में, कोलाइड में टिंडल प्रभाव पाया जाता है, अगर जिसका आकार कितना होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो टिंडल प्रभाव पाया था कोलाइड में, तो कोलाइड क्या है आपका सॉल, सॉल एक प्रकार का क्या है कोलाइड है, सॉल ठोस ठोस का मिश्रण था, ठोस सॉल था, ठोस द्रव का मिश्रण था। रासायनिक अधिशोषण का अभिक्रिया, अभी बताएगा रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, जो अपने अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, जिसमें रासायनिक बंधन बनता है, जो एक परत में होता है, इसमें ज्यादा ऊष्मा खपत होता है, लगभग 200 किलो कैलोरी एनर्जी, 200 किलो जूल एनर्जी खत्म होता है। तो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, जो अपने अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। अगला, कौन सा व्यवस्था, कोगुलेटिंग क्षमता, देखिए कोगुलेटिंग क्षमता, कोगुलेटिंग क्षमता समानुपाती होता है आवेश का, कोगुलेटिंग क्षमता समानुपाती होता है आवेश का। हार्डे सुल्ज का नियम याद कीजिए, हम लोग पढ़ते हैं हार्डे सुल्जे का नियम, हार्डे सुल्जे का नियम। कोगुलेटिंग क्षमता क्या होता है, हार्डे सुल्जे के नियम। स्कंदन क्षमता, इसको क्या बोलते हैं, स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता याद कीजिए। जब किसी वैद्युत अवघटक को मिला पर, किसी वैद्युत अवघटक को मिलाने पर जो अपक्षय प्राप्त होता था, स्कंदन क्षमता आवेश का। देखिए यहाँ 3 तरह का धातु है, सोडियम है,
बेरियम है और एल्युमिनियम है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का आवेश होता है 3+, बेरियम का 2+, सोडियम का प्लस। कोलेटिंग क्षमता से ज्यादा होगा एल्युमिनियम का, इसका आवेश क्या हो, ज्यादा हो। हार्डे सूर्य के नियम के अनुसार कोलेटिंग स्कंदन क्षमता आवेश के समानुपाती होता है हार्डे सूर्य के नियम से। या अगर नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट में 3-4 बार रिपीट किया गया है हार्डे सूर्य का नियम, स्कंदन क्षमता किसका ज्यादा हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम का आयन का, तो बेरियम का, तो सोडियम आयन का, एल्युमिनियम आयन का। एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो बेरियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का। कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, लायोफिलिक, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा सर, बार से। लायोफिलिक को द्रव रागी क्लोराइड बोलते हैं, द्रव रागी क्लोराइड। आता है गोंद, स्टार्च, रबड़। गोंद, रबड़, स्टार्च, वो द्रव विरागी होता है, द्रव विरागी, जिसको एक बार अलग कर दिया तो वापस वह मिल नहीं सकता है। तो होता है धातु का सल्फाइड, धातु का सल्फाइड, धातु का सल्फाइड। इसमें कौन लायोफिलिक, तो देखिए लायोफिलिक में गोंद भी आ जाएगा आपका। गोंद किसमें आ जाएगा, लायोफिलिक क्लोराइड है, लायोफिलिक क्लोराइड। इसको लायो, देखिए इसमें आपका अधिकांश दूध, लायोफिलिक क्लोराइड, गोंद, स्टार्च और रबड़, आपका मुख्य रूप से द्रव रागी क्लोराइड है। कौन, गोंद, स्टार्च और रबड़। द्रव रागी में क्या था, धातु का सल्फाइड। और स्टेट लेवल के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछा जाता है। उल्टा पुल्टा क्या, कहीं पूछा खिन में, देखिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट में देखिएगा, वहां लिखा हुआ है कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है, ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी क्या कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, तो गोंद है। किस गैस का अधिशोषण चारकोल द्वारा, अमोनिया। अमोनिया गैस का अधिशोषण चारकोल द्वारा अधिक होता है, क्योंकि अमोनिया जल्दी लिक्विफाइड हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित। अमोनिया का अधिशोषण चारकोल के द्वारा अधिक होता है। चारकोल जो बहुत ही अच्छा अधिशोषक है, चारकोल जिसका मास्क में मिलाया जाता है, चारकोल का, चारकोल आपका बहुत ही अच्छा अधिशोषक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कलर है, पानी में रंग को घुमा दिए, जल में रंग को घुला दिए, और चारकोल, चारकोल का टुकड़ा उड़ा लिए, और चारकोल को फिर बाहर निकाल दिए, देखिए रंग का कण धीरे धीरे चारकोल में चिपक जाता होगा। या चौक खली, जिसे पहले बोर्ड पे थे गुरुजी खली से लिखते होंगे, उस खली को भी रंग में डालिए और खली को बाहर निकालिए, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्या, अधिशोषण का। खली के चारों तरफ आपका रंग आकर जुट जाएगा, जब खली को तोड़िएगा अंदर व्हाइट ही रहेगा। तो अधिशोषण में क्या होता है, जब कोई कण किसी पदार्थ के बाहरी सतह पे आकर चिपक जाता है, या तो बैठ जाता है या तो जम जाता है। तो चारकोल के द्वारा अमोनिया का अधिशोषण सबसे अधिक होगा। कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु क्या, तो कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने वैद्युत अपघटय को मिलाया जाता है। समान आवेश, मान लो कोलाइड पे धन आवेश है और उसमें हम मिला देंगे ऋण आवेश, तो आवेश क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, विपरीत आवेश है। अगर कोलाइड पे है ऋण आवेश, उसमें हम क्या मिलाएंगे, धन आवेश, तो कोलाइड क्या होगा, नष्ट। कोलाइड आवेश के आधार पर कोलाइड दो तरह था, धनात्मक और ऋणात्मक, दो तरह कोलाइड। अब कोलाइड के आवेश को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके अपोजिट आपको आवेश मिलाना होगा। स्वर्ण संख्या सबसे कम, तो स्टार्च का सबसे अधिक होता है, जिलेटिन का सबसे कम होता है। स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर सबसे अधिक होता है, स्टार्च का सबसे कम होता है, जिलेटिन का। ये बात हमेशा आपका नीट पूछा हुआ है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, जिलेटिन का सबसे अधिक होता है, स्टार्च का। कोहरा किस प्रकार, कुहासा या कोहरा, कुहासा किसका मिश्रण है, जल्दी फास्ट। तो कुहासा आपका हवा में लटका हुआ, कुहासा मिश्रण होता है गैस, गैस में द्रव, गैस में द्रव, गैस का मात्रा अधिक है, द्रव का मात्रा क्या है, कम है। तो गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में 9, द्रव का गैस, हाँ द्रव का गैस में विलयन, जैसे तो द्रव का गैस में विलयन, द्रव का मात्रा कम है, गैस का मात्रा ज्यादा है, द्रव का गैस में होगा कुहासा। कुहासा हवा में क्या आता है, लटका हुआ आता है, इसमें गैस क्या ज्यादा, अगर द्रव ज्यादा होता तो हवा में रहता कुहासा, वह नीचे गिर जाता। कुहासा में क्या है, गैस ज्यादा है, द्रव कम है। तेल और पानी संयोग से बना है मिसेल्स, तेल और पानी क्या बनाता है, मिसेल्स बनाता है सर, मिसेल्स। पायस इमल्सन दोनों एक ही चीज है, पायस इमल्सन दोनों क्या होता है, कि जो होता है दूध, दूध कैसा क्लोराइड है, इमल्सन या तो पायस। तेल और पानी का मिश्रण क्या होता है, मिसेल्स का निर्माण करता है, तेल और पानी, मिसेल्स। दूध किस प्रकार का क्लोराइड है, अंतिम क्वेश्चन, जल्दी फास्ट कमेंट करें, दूध किस प्रकार का क्लोराइड है, जेल, पायस, फेन या हाइड्रोसोल, जल्दी फास्ट सर, जल्दी कमेंट में, दूध कैसा क्लोराइड है। तो सर दूध आपका एक प्रकार का कैसा क्लोराइड है, तो पायस या इमल्सन।
तो इस वीडियो को एक दो बार अच्छा से देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।